नमस्कार। आज जो है मेवाड़ के इतिहास का भाग 3, ठीक है। आज हम मेवाड़ के इतिहास का भाग 3 देख लेते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से हम राणा कुंभा के बारे में देखेंगे, जिनका कार्यकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक था, ठीक है। हमने देखा था कि जब राणा कुंभा राजा बने तो मोकल की जो है असामयिक मृत्यु हो गई थी। मोकल को चाचा मेरा और मैपा पंवार इन्होंने मिलकर मोकल की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो असुरक्षित सा राज्य जो है राणा कुंभा को मिला। तो राणा कुंभा के राजा बनते ही जो मुख्य रूप से इसके सामने चुनौतियां थी, पहली चुनौती तो थी मोकल के हत्यारे, ठीक है, जो खुले घूम रहे थे, ठीक है ना। भीलों को संगठित करने का प्रयास भी कर रहे थे ताकि जो है मेवाड़ पे कब्जा जमाया जा सके। दूसरी चुनौती थी राठौड़ों का बढ़ता प्रभाव। मेवाड़ पर राठौड़ों का प्रभाव बढ़ रहा था। मोकल की हत्या के बाद जो है वो रणमल कुंभा का संरक्षक बन गया था, और चुंडा है वो अपने को पता है कि पहले ही मालवा होशंग शाह के यहाँ चला गया था। तो कुंभा के सामने घरेलू दो बड़ी परिस्थितियां थी, उसका सामना इसको करना था, ठीक है ना। तो रणमल जो है वो मेवाड़ में ही था, और धीरे धीरे इसने मेवाड़ पे अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। इसने क्या किया, चुंडा का भाई था राघवमल, इसकी भी इसने हत्या करवा दी, ठीक है ना। तो इस हत्या की वजह से अब हंसाबाई जो है उसके मन में भी रणमल के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। अब हंसाबाई को ये लगने लगा कि कहीं रणमल जो है वो कुंभा की हत्या करके मेवाड़ को भी मारवाड़ में ना मिला ले, ठीक है ना। दूसरी तरफ अपने को ध्यान में है कि मोकल जो है उस समय 1433 ईस्वी में झीलवाड़ा में उपस्थित था। झीलवाड़ा में ये क्यों गया था, एक्चुअली गुजरात के शासक है मोहम्मद शाह, अहमद शाह, गुजरात का शासक अहमद शाह, इसके आक्रमण का खतरा था मेवाड़ पे। तो उस आक्रमण को रोकने के लिए मोकल कहाँ गया हुआ था, झीलवाड़ा राजसमंद के आसपास रुका हुआ था, ठीक है। उस समय ये जो चाचा और मेरा दो लोग थे, ठीक है, इन्होंने मैपा पंवार के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। अब ये चाचा और मेरा ये जो दो लोग थे ये भी एक्चुअली क्षेत्र सिंह के या खेता, जैसे लक्ष्य सिंह का लाखा है ना, वैसे ही क्षेत्र सिंह का नाम था, घरेलू नाम खेता। तो क्षेत्र सिंह की एक पत्नी थी खातिन या सुथार पत्नी, सुथार या खातिन, ठीक है। एक उपपत्नी थी पासवान, उपपत्नी थी ये खातिन, इसके बच्चे थे ये चाचा और मेरा। इस हिसाब से देखें तो ये भी क्षेत्र सिंह के लड़के थे, जिस तरह राणा लाखा जो है वो क्षेत्र सिंह का लड़का था। तो इन्होंने जो है मेवाड़ पे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। ये बड़े मुंह फट और घमंडी किस्म के आदमी हो गए। एक दिन ऐसा हुआ कि राणा मोकल इन दोनों के साथ कहीं शिकार खेलने गया हुआ था, और मोकल ने ऐसे ही किसी कारण से किसी पेड़ का नाम पूछ लिया कि भाई ये किस तरह का पेड़ है। तो ये बुरा मान गए दोनों, क्योंकि इनकी माँ थी खातिन, तो इनको लगा कि इस वजह से इसने हमको
इस पेड़ का नाम पूछा है। तो वो जो अपमान है वो पाल के बैठे हुए थे और यहाँ झीलवाड़ा में इनको मौका मिल गया और इन्होंने जो है राणा मोकल की हत्या कर दी। अब मोकल की हत्या के बाद कुंभा के सामने ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई चाचा और मेरा को मारने की। ठीक है, तो कुंभा ने जो अपनी सारी शक्ति लगाकर चाचा और मेरा को नष्ट कर दिया। और इनके जो बेटे थे एकचा, ठीक है, एकचा आता है कहीं कहीं नाम मैंने किताबों में एकचा पढ़ा है, कहीं आधा कै और चा भी पढ़ा है। एकचा और मेपा पवार ये भाग के कहाँ चले गए? मांडू, ठीक है, होशंग के पास चले गए। तो चाचा और मेरा की समस्या का समाधान तो कुंभा ने कर दिया। अब कुंभा के सामने जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी वो थी रणमल की समस्या। रणमल राघवमल के मारने के बाद अब रणमल के प्रति जो है हंसाबाई के मन में भी शंका पैदा हो गई थी। तो हंसाबाई ने चुंडा को बुलावा भेज दिया। चुंडा को कहा होगा कि भाई नहीं, हमसे गलती हो गई है, तू आ जाए वापस। तो चुंडा वापस आ गया। चुंडा आने के बाद हंसाबाई ने रणमल की एक प्रेमिका थी, उसका नाम था भारमली, उसकी सहायता से 1438 में, ठीक है ना, भारमली ने क्या किया, रणमल को रात को जो है खाट से बांध दिया। नशा वसा करवाया होगा, शराब वराब पिला के जब रणमल सोया तो उसको उसी की खाट से बांध दिया। और जो है मेवाड़ के जो सेना नायक थे तलवारें लेके रणमल पे टूट पड़े साहब और रणमल को मार दिया। जिस समय रणमल मारा जा रहा था उसी समय किसी ने जोधा को चेताया कि जोधा भाजी सके तो भाज, थारो रणमल मारियो जाए। तो जोधा जो है रणमल का लड़का वहाँ से मेवाड़ से भाग गया। एक इसी से संबंधित एक कहानी और मेवाड़ में चलती है कि मेवाड़ के लोगों की जो चारपाई होती है वो पैरों से थोड़ी छोटी होती है। तो उसका कारण कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि इसका कारण ये है कि जब रणमल मारा गया था तो चारपाई पैरों से लंबी थी, इस वजह से क्या है कि वो रणमल खड़ा नहीं हो सका चारपाई को लेके, वरना जो है रणमल इतना पराक्रमी था कि शायद वो चारपाई लेके ही दौड़ पड़ता। ठीक है ना। तो रणमल मारा गया, जोधा यहाँ से भाग गया, तो जोधा के पीछे लग गया कुंभा। ठीक है, चुंडा को भेज दिया इसके पीछे। जोधा इधर उधर भागा फिरा। चुंडा ने क्या किया कि मंडोर पर भी अधिकार कर लिया और अब जोधा के पास कोई ज़्यादा विकल्प बचे नहीं थे। तो हंसाबाई का दिल पसीजा, आखिर था तो पेयर पक्ष से ही, तो हंसाबाई ने बीच बचाव किया और कुंभा और जोधा के बीच में संधि करवाई। ठीक है ना। ये कार्यक्रम बहुत टाइम तक चलता रहा। अब ये देखो 1438 में रणमल मारा गया, ठीक है, और 1453 में ठीक है 1453 में आंवल बांवल की संधि हो गई और रायमल जो कुंभा का लड़का था और श्रृंगार देवी जो जोधा की लड़की थी, ठीक है, दोनों का जो है विवाह कर दिया गया। और इसी स्मृति के उपलक्ष्य में जो राणा कुंभा ने चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी का भी निर्माण करवाया। ठीक है, तो कुंभा जो है मारवाड़ की तरफ से आश्वस्त हो गया और पाली जो है इनके बीच में निर्णायक सीमा मान ली गई, सोजत। ठीक है, विसोजत के इस पार तो मारवाड़ और उस पार जो है मेवाड़। ठीक है ना। तो ये जो बड़ी दो समस्याएं थी इसको तो है कुंभा ने पार कर लिया। अब आगे चलते हैं अपन। अगर मेवाड़ के ये जो मेवाड़ का नक्शा आपको दिख ही रहा है, अगर इसको यूं माने, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, इधर मारवाड़ हो गया, मारवाड़ तक का मामला निपट गया। ठीक है ना।
अब नीचे गुजरात था और गुजरात में कौन था? कुतुब शाह। इधर मांडू था, मालवा। मांडू में कौन था? महमूद खलजी। ठीक है, यहां था सिरोही, यहां था सहसमल देवड़ा, ठीक है ना। तो कुंभा ने जो है गुजरात के बार बार जो आक्रमण होते थे उससे अपने मेवाड़ राज्य को सुरक्षित करने के लिए सिरोही को जीतना बहुत ज़रूरी था। तो इसने क्या किया कि सहसमल देवड़ा को पराजित कर दिया और सिरोही को इसने जीत लिया। इसलिए अपन देखते हैं कि सिरोही में आबू पर्वत के आसपास अचलगढ़ और बसंतीगढ़, यहाँ कई सारे इसने दुर्गों के निर्माण कराए। जो छोटे छोटे रास्ते थे जहाँ से मेवाड़ में आना संभव हो सकता था, वहाँ इसने दुर्गों का निर्माण कराया और इस सीमा को जो है इसने सुरक्षित किया। ठीक है, अपन बाद में देखेंगे गुजरात के कुतुब शाह से फिर भी इसकी मुठभेड़ हुई थी, फिर भी ज़्यादा नहीं हुई। ज़्यादा इसकी जो समस्या रही वो रही महमूद खिलजी के साथ। ठीक है, महमूद खिलजी के साथ इसकी जो पहली मुठभेड़ हुई वो थी 1437 में सारंगपुर में। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में और इसमें जो है खिलजी की पराजय हो गई। और ऐसा मानते हैं कुछ इतिहासकार कि खिलजी को पकड़ के ये कुंभा जो है इसको चित्तौड़ ले आया और काफ़ी टाइम तक इसको यहाँ बंदी बनाकर रखा। ठीक है ना, तो काफ़ी टाइम तक इसको बंदी बनाकर रखा। इसके बाद जो है इसको छोड़ दिया। तो कुछ इतिहासकार जो है इसकी इस नीति की जो है आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि इसको छोड़ना नहीं चाहता, इसको मार देना चाहिए था। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ठीक है, मालवा जो है मांडू का राज्य मेवाड़ से बहुत दूर था और प्रत्यक्ष नियंत्रण भी वहाँ संभव नहीं था, तो इस वजह से इसको छोड़ना ही कुंभा को ठीक लगा होगा। अब जैसी भी परिस्थितियाँ रही, कुल मिला के कुंभा ने उसको छोड़ दिया। लेकिन जो है ये मालवा का महमूद खिलजी ये माना नहीं, आदमी बदमाश था। इसने वापस 1443 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। ठीक है, और 1446 में इसने मांडलगढ़ पर भी आक्रमण किया। ठीक है, कुंभलगढ़ पे जब इसने आक्रमण किया उस समय कुंभलगढ़ का दुर्ग तो बना नहीं था। कुंभलगढ़ का दुर्ग है वो शायद बाद में बना था, 1443 के बाद ही बना था। 1459 में शायद लास्ट 58-59 में पूरा हुआ था। तो उस समय जब यहाँ आक्रमण किया कुंभलगढ़ में इसने, तो इसने बड़ा उत्पात मचाया। यहाँ की जो है मूर्तियाँ तोड़ दी और यहाँ के जो है पुजारियों को पान में चूना और मांस और इस तरह का जो भी निकृष्टपना कर सकता था वो इसने किया। पर अंततः ये इसको विजय कर नहीं पाया इस क्षेत्र को, इसको वापस जाना पड़ा। फरिश्ता जो है एक फारसी इतिहासकार है, वो कहता है कि महमूद खिलजी ने इसने मेवाड़ पे 5 आक्रमण किए। ठीक है, और 5 बार जो है राणा ने इसको सोना और कुछ दान दक्षिणा देकर इसको विदा किया। मतलब ये आक्रमण करता था और इससे मेवाड़ के राजा जो है हार गए और समझौता करके इसको सोना दिया। पर ये मान्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कुंभलगढ़ और मांडलगढ़ को ये जीत ही लेता, पर ये कभी जीत नहीं पाया। ये हो सकता है कि इसने आसपास के क्षेत्रों में लूटमारी की हो और वापस चला जाता हो। ठीक है ना, तो इस तरह ये महमूद खिलजी का कार्यक्रम रहा। अब क्या हुआ, महमूद खिलजी को देख लेते हैं पहले। महमूद खिलजी ने जब इसके अकेले से बात बनी नहीं, तो 1456 में इसने एक संधि की, चंपानेर की संधि। वो हुई थी गुजरात और मालवा में। ठीक है, इन दोनों ने तय किया कि भाई कुंभा को, महाराणा कुंभा को अपन जो है हरा देंगे और मेवाड़ का राज्य जो है आधा आधा बांट लेंगे। और इनकी सम्मिलित सेना ने मेवाड़ पे आक्रमण किया होगा। कहीं मैंने पढ़ा है, कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि बदनौर में इनकी सम्मिलित सेना का कुंभा से मुकाबला हुआ और वो सेना हार गई।
और कहीं ऐसा भी है कि मालवा का जो है ये कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी था, इसको पैसे वैसे से ज़्यादा लेना देना था, तो कुंभा ने इसको अपनी तरफ फोड़ लिया, ठीक है, और इसको कुछ पैसा वैसा दे दिया। तो गुजरात का ये जो कुतुब शाह था वो अकेला पड़ गया और फिर इसने भी हथियार डाल दिए। कुल मिला के इन दोनों की संधि का भी कोई ज़्यादा औचित्य हुआ नहीं और मेवाड़ का एक भी इंच जो है इनके अधिकार क्षेत्र में आया नहीं। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुंभा कितना बड़ा सैन्य शासक भी रहा होगा। अच्छा, फरिश्ता ने जो कहा था कि बार बार दान दक्षिणा देता था और कुंभा जो है महमूद खिलजी से हार जाता था, वो इससे भी हमको पता चलता है कि अगर महमूद खिलजी अकेले ही अगर कुंभा को हराने में सक्षम होता तो वो गुजरात के शासक से संधि क्यों करनी पड़ती उसको, वो तो अकेला ही काफ़ी था, ठीक है ना। अब जो है गुजरात के शासक से जो खिलजी को क्या, गुजरात के शासक से कुंभा को क्या समस्या हुई, गुजरात जो है इसके बॉर्डर से लगता हुआ था, मेवाड़ की और गुजरात की सीमाएं जो है वो आपस में टकरा रही थी। और 1456 में क्या हो गया, नागौर, अपने को ध्यान में है कि नागौर हमेशा जो है मेवाड़ के पास ही रहा था और नागौर का था किलेदार शम्स खां। इसको जो है कुंभा ने इसको, और गुजरात की सेना भी थी इसके साथ, एक टुकड़ी गुजरात की सेना थी, उधर से गुजरात से ये सिरोही से के आसपास निकला था कि भाई हम इधर से तुम मेवाड़ पे आक्रमण करो, इधर से मैं आता हूँ, कुतुब शाह ने कहा। तो इन दोनों की सम्मिलित सेना को जो है नागौर के शम्स खां और इसकी सम्मिलित सेना को कुंभा ने हरा दिया, ठीक है ना। तो इन दोनों की सम्मिलित सेना को हराने के बाद फिर इसका जो लड़ने का जो जोश था वो वैसे ही ख़त्म हो गया। तो हम ये देखते हैं कि मेवाड़ की चारों तरफ से जो है सीमाओं की रक्षा कुंभा ने अपने कार्यकाल में की, ठीक है ना। तो ये इसका राजनीतिक पक्ष रहा और कुंभा केवल अच्छा राजा ही नहीं था, सांस्कृतिक रूप से भी जो है कुंभा के काल में बड़ी अद्भुत प्रगति हुई। साहित्य के क्षेत्र में, चाहे आप निर्माण के क्षेत्र में ले लें, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि इसकी सांस्कृतिक जो है क्या क्या उपलब्धियां रही थी। सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है। सबसे पहले तो इसने जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 1437 में जब इसने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को हरा दिया तो उसके बाद इसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। ये विजय स्तंभ जो है ये अपने को दिख रहा है, ठीक है ना। ये इस तरह से, ये है 9 मंजिला, ठीक है ना, 9 मंजिला विजय स्तंभ है। इसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको विष्णु ध्वज भी कहते हैं, ठीक है। इसको गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, ठीक है। ये मूर्तियों का अजायब घर भी है, ठीक है। और कई जगह इसको मूर्तियों का विश्वकोश भी कहा गया है। 5वीं मंजिल जो है इसकी, 5वीं मंजिल, उस पे इसके वास्तुकारों के नाम है, ठीक है। इसके वास्तुकार जो है जेता और उसके पुत्र पुंजा, पेमा, और यहाँ की जो प्रशस्ति है उसके रचयिता अत्रि महेश, ये अपने को ध्यान में ही है। और 8वीं मंजिल पे 9 बार वो अल्लाह का नाम भी अपने को खुदा हुआ मिलता है, ठीक है ना। हो सकता है बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने, या हो सकता है कुंभा की सहिष्णुता रही हो और उसी ने खुदवाया हो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, बनाए रखने के लिए। क्योंकि अपने को पता है कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो उसमें
जो मेवाड़ की सेना का जो सेनापति था वो मुस्लिम था, ठीक है, और अकबर की सेना का सेनापति था वो हिंदू था। तो हो सकता है। अब अपन देख लेते हैं, विजय स्तंभ अपने को मिलता ही है, इसके साथ पीछे की तरफ, दुर्ग के पीछे की तरफ अपने को एक कीर्ति स्तंभ भी मिलता है, जैन कीर्ति स्तंभ, ठीक है ना, जैन कीर्ति स्तंभ, ठीक है। ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये 12वीं शताब्दी का बना हुआ है, और अपना जो विजय स्तंभ है ये 15वीं शताब्दी का बना हुआ है। तो जैन कीर्ति स्तंभ है ये ज़्यादा पुराना है। तो ऐसा मानते हैं कि कोई जीजा शाह, ठीक है ना, उसने जो है इसको जैन कीर्ति स्तंभ को बनवाया था, ठीक है ना। ये आदिनाथ को समर्पित है, ठीक है, और 7 मंजिलें हैं इसमें। अपने विजय स्तंभ में कितनी मंजिलें थी? 9 मंजिलें थी। ऐसा मानते हैं कि बीच में शायद बिजली गिरने से उसके ऊपर की मंजिल टूट भी गई थी, और स्वरूप सिंह के काल में जो है उसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया था। तो ये अपना जैन कीर्ति स्तंभ हो गया। इसके पास आदिनाथ को समर्पित है, इसके पास में मंदिर भी है, ठीक है, जैन मंदिर भी है। और अब हम देख लेते हैं कि कुंभा ने जो है लगभग 32 किलो का निर्माण करवाया, ठीक है। ऐसा अपने को श्यामल दास के वीर विनोद में मिलता है कि श्यामल दास ने वीर विनोद में लिखा है कि महाराणा कुंभा ने जो है मेवाड़ में 32 किलो का निर्माण कराया। तो बहुत बड़ा दुर्ग निर्माता भी महाराणा कुंभा रहा था, ठीक है ना। तो इसका पहला जो दुर्ग था वो था कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में पहले से एक दुर्ग रहा होगा, उसको जो है उसका पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया। उसका जो शिल्पी था वो था मंडन, ठीक है। ये बड़ा महान शिल्पी था, इसने कई सारी किताबों के नाम भी लिखे हैं, वो भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो कुंभलगढ़ का निर्माण कराया, और ये लगभग 1443 में इसने शुरू किया था, और 69 तक या 59 तक, ठीक है, इसका निर्माण कार्य शायद 59 तक, क्योंकि 69 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी, 68 में तो 59 तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा। इसमें कटारगढ़ भी है, ठीक है। अबुल फजल ने कहा था कि उसको देखते हैं तो टोपी गिर जाती है, इतना ऊपर है। और इसका रास्ता, कुंभलगढ़ का जो रास्ता है, आप कभी गए हो तो इतना दुर्गम रास्ता है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच ये दुर्ग खड़ा है। वहाँ तक पहुँचने में ही बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आपको, रास्ते इतने टेढ़े मेढ़े और पहाड़ियों के बीच से जाता है, ठीक है ना। तो कुंभलगढ़ के बाद इसने जो है सिरोही में काफ़ी सारे किलों का निर्माण कराया, जिसमें एक तो इसने बसंतीगढ़ का निर्माण कराया, ठीक है ना, बसंतीगढ़ का निर्माण कराया। क्यों? गुजरात पे नज़र रखने के लिए, ठीक है ना। तो इसने छोटे छोटे दर्रों में और उसमें अच्छे किलों का निर्माण कराया। इसने अचलगढ़ के दुर्ग का भी पुनर्निर्माण कराया सिरोही में ही, ठीक है। मेवों से सुरक्षा के लिए इसने मचान दुर्ग का निर्माण करवाया, ठीक है ना। इसके अलावा इसने भोमट क्षेत्र में भी, भोमट भील क्षेत्र है एक उदयपुर के आसपास, तो वहाँ भी जो है इसने कई सारे किलों का निर्माण करवाया, ठीक है ना। अब देख लेते हैं चित्तौड़ के किले में इसने, अपने को सबको ध्यान में है, एक तो कुंभा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है, और इसने मीरा मंदिर का निर्माण करवाया, और श्रृंगार चौरी, अपन ने पहले देखा था कि आंवल बावल की संधि के बाद जो है श्रृंगार देवी और रायमल का विवाह हुआ था, तो श्रृंगार देवी इसकी पुत्रवधू थी, तो इस वजह से उसने इस स्मृति को संजोए रखने के लिए श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया, ठीक है। इसने, इसके काल में जो है रणकपुर में भी जैन मंदिर का निर्माण हुआ। देखो, अगर आप लोग कभी रणकपुर गए हो
तो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन मंदिर है रणकपुर का जैन मंदिर, ठीक है। उसमें जो आप अंदर जाते हैं बिल्कुल स्तंभों का अजायब घर है वो, और 1444 खंभे माने जाते हैं उसमें। ये डबल मंजिल है, ठीक है, 2 मंजिला है ये मंदिर। अभी थोड़े दिन पहले मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला था, ठीक है, तो दूसरी मंजिल पे मैं गया नहीं, हालांकि थके इतने गए थे इस वजह से। बाकी 2 मंजिला है और बिल्कुल खंभे ही खंभे हैं वहाँ, और इतना बेहतरीन मंदिर है, अगर समय लगे तो वहाँ हमको अवश्य जाना चाहिए, ठीक है। तो रणकपुर का जैन मंदिर, ये है रणकपुर का जैन मंदिर, ठीक है ना। इसका शिल्पी था देपाक, ठीक है, और ये आदिनाथ का मंदिर ही है। और धरणक शाह कोई जैन सेठ रहे होंगे, व्यापारी। जैन व्यापारियों ने ज़्यादातर जो है यहाँ अच्छे अच्छे मंदिरों का और उनके स्थापत्य कला के निर्माण में जैनों का बड़ा योगदान है राजस्थान में। आप देखिए जैसे जैन कीर्ति स्तंभ जो है, और चित्तौड़ के अपने किले में भी इतने सारे जैन मंदिर हैं। सतपीस देवरा है, और पीछे की तरफ आदिनाथ का मंदिर भी है कीर्ति स्तंभ के पास, और खुद कीर्ति स्तंभ भी, और रणकपुर के जैन मंदिर, कितने भव्य जैन मंदिर है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं राणा कुंभा के प्रमुख साहित्य। इसके काल में साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति हुई। कुंभा जो है खुद भी जो है बड़ा संगीतज्ञ भी था, और इसकी लेखनी भी बड़ी धारदार थी, यानी बड़ा विद्वान था। खुद जो है वीणा बजाता था, ठीक है ना, और इसने संगीत पे कई सारे ग्रंथों की रचना की, बढ़िया संगीतकार था। इसके गुरु जो थे संगीत के, वो थे सारंगदेव, ठीक है ना, सारंगदेव इसके गुरु रहे। अब इसने किन किन ग्रंथों की रचना की, देखो, सुधा प्रबंध, ठीक है, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, ठीक है। इसमें जो ये संगीत राज है, ये बड़ा विशिष्ट ग्रंथ है। इसके 5 भाग है। कितने भाग है? 5 भाग है, और 5 भाग है। 5 रत्न जो है वो माने जाते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? देखो, पाठ्य रत्न, और पाठ्य रत्न है, नृत्य रत्न है, और गीत रत्न है, रस रत्न है, ठीक है, और वाद्य रत्न है। ये तो इसने प्रमुख ग्रंथ खुद लिखे हैं। इसके अलावा 3 ग्रंथों पे जो है इसने टीकाएं भी लिखी है। जैसे इसने गीत गोविंद पे जो है रसिक प्रिया टीका लिखी, संगीत रत्नाकर और चंडी शतक, इस पे इसने टीकाएं लिखी है। टीकाएं किन किन पे लिखी हैं इसने? पहला तो है आपका गीत गोविंद, ठीक, गीत गोविंद पे इसने टीका लिखी, उसका नाम रसिक प्रिया। और दूसरी इसने संगीत रत्नाकर और चंडी शतक पर भी टीका लिखी है। संगीत रत्नाकर और चंडी शतक पर भी टीका लिखी। और ऐसा माना जाता है
कि इसने 4 मेवाड़ी नाटक भी लिखे। मेवाड़ी नाटकों का भी इसने प्रणयन किया। ठीक, मेवाड़ी नाटक भी इसने लिखे। तो अपन को दिखता है कि बड़ा अद्भुत व्यक्ति ये रहा था। और इसके जो दरबार में हैं वो मंडन थे। अब अपन देख लेते हैं उनकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियां रही है। ठीक है, इसके दरबार में जो अपने को ध्यान में है कि एक तो कान्य व्यास था। ठीक है, इसने एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है ना। इसके अलावा प्रमुख जो इसे कह सकते हैं शिल्पी था मंडन, और मंडन शिल्पी के साथ साथ इसने काफ़ी सारी पुस्तकें भी रखी वास्तुकला पे। और ये इस मंडन और इसकी पुस्तकें जो है वो अपन ने जब साहित्य वाला पढ़ा था तब उसमें पढ़ लिया था। एक बार फिर इनकी किताबों के नाम देख लेते हैं। वैसे डिटेल में अपन ने मंडन को उसमें देख लिया था। ठीक है ना। तो इसकी प्रमुख पुस्तक है जैसे वास्तुसार, ठीक है, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, ठीक है, और रूप मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन। ठीक है, ये इस तरह इसने किताबें लिखी। ये वास्तुकला पे, ये देवताओं की मूर्तियों की स्थापना, और ये उस पे है राजवल्लभ जो है राज निवासों, और इसमें नगरों के और बाजारों के सारे जो है वर्णन मिलते हैं। रूप मंडन में जो है वो भी मूर्ति निर्माण से ही संबंधित है, महलों के निर्माण, धनुष निर्माण, ये इस तरह का मंडन के प्रमुख ग्रंथ हैं। मंडन के अलावा जो मंडन का भाई था नाथा, ठीक है, इसने लिखी वास्तु मंजरी। और मंडन का जो पुत्र था गोविंद, गोविंद सन ऑफ मंडन, ठीक है, इसने भी 2-3 किताबें, इसकी भी जो है वो उल्लेख में अपने आती है। उसमें कला निधि है, उद्धार धोरिणी है, और द्वार दीपिका है। ठीक है, कला निधि, उद्धार धोरिणी, और द्वार दीपिका। तो यूं कह सकते हैं कि मंडन का जो पूरा का पूरा परिवार था वो ही जो है शिल्पकार परिवार था, और बड़े कुशल शिल्पकार थे ही, क्योंकि कुंभलगढ़ और कीर्ति स्तंभ, इसमें जो है इनकी क्या भूमिका रही ये भी अपने को ध्यान में है। और कुंभलगढ़ का किला तो इतना बढ़िया और बेहतरीन ढंग से बनाया हुआ है। ठीक है, एक जो है प्रमुख प्रशस्तिकार जो इसके काल में अपने को पता है कि अत्रि और उसका पुत्र महेश है, उसने एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की, और उसने कुंभलगढ़ प्रशस्ति के साथ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भी उसने रचना की थी। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? अत्रि, और इसका पुत्र जो है वो महेश। ठीक है, इसके अलावा जो कुंभा की पुत्री रमा देवी, रमाबाई, इसका भी उल्लेख मिलता है। इसको वागीश्वरी की उपाधि दी है। बहुत ही अच्छी संगीतज्ञ रही होगी, इसलिए इसको वागीश्वरी की उपाधि दी। ऐसा माना जाता है कि इसके पति का देहावसान हो गया था, उसके बाद ये जो है कुंभा के साथ रहने लगी थी, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से आत्मनिर्भर हो, इसलिए इसको बाद में जावर का क्षेत्र जो है वो दे दिया गया था। ठीक है, जावर का क्षेत्र जो है
अपने को ध्यान में है कि वहाँ जावर माइंस जो है खनिज की दृष्टि से भी जो है संपन्न इलाका है। अब ये ध्यान में नहीं है कि वो खाने जो है वो भी रमाबाई के हस्ते थी या केवल उस आसपास की उपज ही जो है रमाबाई के हस्ते थी, लेकिन जावर का क्षेत्र दिया जाना भी ये दर्शाता है कि कुंभा जो है अपनी पुत्री से भी कितना प्रेम करते होंगे। ठीक है, वैसे तो ये स्वतंत्र क्षेत्र ही इसको दिया जाना इस बात का सूचक है कि कुंभा ये समझते थे कि पुत्री भी जो है आत्मनिर्भर रहे। ठीक है ना। अब कुंभा के काल में, कुंभा अपने को ध्यान में है कि बहुत ही सहिष्णु शासक थे। कुंभा के विजय स्तंभ में अपने देखा है कि 8वीं मंजिल पे जो है अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह भी खुदा हुआ है। इसका मतलब मुस्लिमों के प्रति भी इसको कोई खास इसके मन में द्वेष भाव था नहीं। ठीक है ना। तो इसके जो है जैन साहित्यकार भी इसके दरबार में या इसके काल में हुए हैं। प्रमुख जो है वो सोमदेव के अलावा सोमसुंदर, ठीक है, जयशेखर, भुवन कीर्ति और मुनि सुंदर। ये प्रमुख जैन विद्वान जो है ये कुंभा के काल में रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कुंभा ने जो है अपनी प्रशस्तियों में कुछ उपाधियां भी धारण की है। उनमें कुछ प्रमुख उपाधियां हैं, वो है एक तो हिंदू सुल्तान की उपाधि, लिख लो, लिख ले भैया, हिंदू सुल्तान की उपाधि। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है अभिनव भट्टाचार्य की, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि। ठीक है। हाल गुरु और चाप गुरु और छाप गुरु। ठीक है। इस तरह की उपाधियां भी जो है ये धारण करते थे। हाल गुरु का मतलब जो है ऐसा आदमी जिसने पहाड़ी दुर्गों को जीत लिया हो। ठीक है। चाप गुरु जो है श्रेष्ठ धनुर्धर है। ठीक है। और मंडन का भी अपने को ध्यान में कोदंड मंडन भी है। ये कोदंड मंडन भी जो है ये धनुष किस प्रकार के बनाए जाते हैं और इस तरह की उसमें चर्चा की गई है। और छाप गुरु छापामार युद्ध में जो श्रेष्ठ शासक है वो छाप गुरु है। इतना महत्वपूर्ण शासक, विजेता, साहित्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में इतने अनूठे काम करने वाले शासक, इसको जो है लास्ट में जाके एक रोग हो गया, उन्माद रोग हो गया। और इसके पुत्र ने, उदा ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है। काल भैरव तंडव करे, ऐसा कुछ जो है लास्ट में ये गाता रहता था और उन्माद रोग हो गया और इसीलिए इसके पुत्र उदा ने इसकी हत्या कर दी और खुद जो है वो शासक बन गया। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे भाग 4 में कि किस प्रकार जो है सामंतों को पितृहंता उदा पसंद नहीं आया और इसके बजाय जो है रायमल को उन्होंने राजा बना दिया। ठीक है ना। कामधेनु तंडव करे, कामधेनु ये मैंने पढ़ा था कहीं, तांडव करी या तंडव करे, ये जो है शब्द बार 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 इसी का उच्चारण कुंभा हमने अंतिम समय में करता रहता था। ठीक है ना। ठीक है। मिलते हैं अगले भाग 4 में।